नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी और हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली हम ये समझने वाले हैं कि किसी मिक्सचर में कौन सी चीज़ कितनी है, इसे नापते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई चाय बना रहा है, उसमें कितनी चीनी डाली, 1 चम्मच या 2? अब जितनी भी चीनी डाली उससे हो क्या रहा है? असल में उस चाय की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को कंट्रोल किया जा रहा है ना? जितनी ज्यादा चीनी उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या मीठी चाय। तो फिर साइंटिफिक भाषा में कॉन्सेंट्रेशन है क्या? देखिए, ये बस इतना है कि किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की एक दी हुई मात्रा में कितना सोल्यूट घुला हुआ है। अगर हम अपनी चाय वाले एग्जाम्पल को हिलें तो चीनी हो गई विलेय या सोल्यूट और पानी हो गया विलायक या सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को नापते कैसे हैं? वेल, सबसे कॉमन और आसान तरीकों में से एक है परसेंटेज का इस्तेमाल। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है, यानी 100 हिस्सों में से कितना हिस्सा। पहला और सबसे सीधा तरीका है मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला सिंपल है। सोल्यूट के मास को सोल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पूरे सोल्यूशन के वजन में सोल्यूट का वजन कितना परसेंट है, बस यही है। तो अगर कोई कहता है कि उसके पास 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम तो ग्लूकोज हैं और बाकी का 90 ग्राम पानी। ये जानकारी अक्सर आपको ब्लीच या घर के दूसरे प्रोडक्ट्स पर लिखी मिल जाएगी। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये भी कई तरह का होता है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मास परसेंटेज यानी W/W, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स में बहुत कॉमन है। फिर आता है वॉल्यूम परसेंटेज V/V, ये तब इस्तेमाल होता है जब लिक्विड्स को मिलाया जाता है। और तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V, ये फार्मेसी और दवाइयों में बहुत कॉमन है, क्योंकि किसी ठोस दवा को तौलना और इसे एक फिक्स्ड वॉल्यूम तक घोलना आसान होता है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर केमिस्ट्री में बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स और एटम से डील करता है। यहाँ एक शब्द आता है मोल। अब ये मोल क्या है? इसे आप एक केमिस्ट का दर्जन समझ सकते हैं। बस ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो हमें पार्टिकल्स को गिनने में मदद करती है। तो फिर ये मोल फ्रैक्शन है क्या? ये एक सिंपल रेशो है। मतलब सॉल्यूशन में किसी एक चीज के कितने मोल्स हैं उसको हम सॉल्यूशन में मौजूद सभी चीजों के टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, बस। और क्योंकि एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, A और B। तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A के मोल्स डिवाइडेड बाय A और B के टोटल मोल्स। इससे हमें यह पता चलता है कि टोटल पार्टिकल्स में से A के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन कितना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है दोनों के मोल्स पता करना। पहले एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स निकालेंगे, फिर पानी के, और फिर बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं मोलैरिटी पर, जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं। केमिस्ट्री लैब्स में कॉन्सेंट्रेशन की ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स में से एक है। और यहाँ जो कीवर्ड है वो है वॉल्यूम। ये सोल्यूशन के वॉल्यूम पर बेस्ड है। इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी है। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं, बस। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हम पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट की नहीं। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 450 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम NaOH के मोल्स निकालेंगे, फिर उसे सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। हाँ, पर वॉल्यूम को लीटर में बदलना पड़ेगा। अब आते हैं एक ऐसे टर्म पर जो सुनने में बिल्कुल मोलैरिटी जैसा लगता है, मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये मोलैरिटी जैसा तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क है। मोलैलिटी मास पर आधारित है, वॉल्यूम पर नहीं। इसकी डेफिनेशन पर जरा गौर कीजिए। मोलैलिटी है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हैं। देखा? ये मोलैरिटी से अलग है जो प्रति लीटर सॉल्यूशन पर आधारित थी। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 2.5 ग्राम एथेनॉइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो यहां हम एसिड के मोल्स को बेंजीन, जो कि हमारा सॉल्वेंट है, के मास से डिवाइड करेंगे। और हां, मास को किलोग्राम में लेना है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में असली फर्क क्या है? मोलैरिटी और मोलालिटी सुनने में इतने एक जैसे हैं, फिर भी अलग अलग क्यों हैं? ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह है। और वो वजह छिपी है टेम्परेचर में। देखिए, मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पर आधारित है, और हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर बदलने पर लिक्विड्स फैलते या सिकुड़ते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम बदल जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ मोलैलिटी मास पर बेस्ड है, और किसी चीज का मास टेम्परेचर से नहीं बदलता, इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। मास परसेंटेज रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के लिए बढ़िया है। मोल फ्रैक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर गैसों और वेपर प्रेशर के लिए जरूरी है। मोलैरिटी ज्यादातर लैब के कामों के लिए स्टैंडर्ड है, और मोलैरिटी तब हीरो बन जाती है जब टेम्परेचर बदल रहा हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जैसी चीजों को पढ़ते वक्त। और के लिए एक सवाल, अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसे अलग अलग टेम्परेचर पे करना जरूरी है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलैरिटी और मोलालिटी में से किसे चुनना बेहतर होगा, और क्यों? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, जिससे ये तय होता है कि हमारे रिजल्ट्स कितने सटीक और भरोसेमंद होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जब दो अलग अलग लिक्विड्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में होता क्या है? आज हम इसी साइंस की गहराइयों में उतरेंगे और उस एक खास नियम को समझेंगे जो इनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो पहले हम वेपर प्रेशर की बेसिक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लिक्विड्स को मिक्स करने पर क्या होता है। इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ को जानेंगे, उसे एक ग्राफ पर देखेंगे, और आखिर में एक रियल कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। ये है वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रेशर है जो एक बंद कंटेनर में लिक्विड के पार्टिकल्स के गैस बनने से पैदा होता है, मतलब जो कण लिक्विड से निकलकर हवा में आ जाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच ना एक डांस चल रहा है। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस बन रहे हैं, उतने ही गैस से वापस लिक्विड बन रहे हैं, और इसी बैलेंस को, इसी इक्विलिब्रियम को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्योर लिक्विड का केस तो समझ आ गया, लेकिन क्या होगा अगर हम दो ऐसे लिक्विड्स को लें और उन्हें मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दें? और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब जो सॉल्यूशन की सरफेस है ना, उस पर सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, वहां तो दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और दोनों ही गैस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, क्योंकि सरफेस पर हर कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स पहले से कम हो गए हैं, तो जाहिर है उनके गैस बनकर उड़ने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है ना? इसी वजह से उनका पार्शियल वेपर प्रेशर भी घट जाता है। सवाल यह है कि हम इस चेंज को, इस गिरावट को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है एक फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसोis मारी राउल्ट की, और उनके ब्रिलियंट लॉ की। ये जो स्टेटमेंट है, यही है राउल्ट्स लॉ। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यह हमारी अंडरस्टैंडिंग का कोर है। ये असल में प्रेशर प्रिडिक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीका है, और उस पूरे स्टेटमेंट को इस छोटे से पावरफुल फॉर्मूला में समराइज किया जा सकता है। चलिए, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तो देखिए, P1 ये वो पार्शियल वेपर प्रेशर है जो हम पता लगाना चाहते हैं। P1 नॉट ये उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है जब वो बिल्कुल प्योर था, अकेला था। और X1 ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है कि सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, बस एक रेशियो है। और अगर हमें पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना हो तो बहुत सिंपल है। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हम बस दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर देंगे। P total equals P1 plus P2। सिंपल। चलिए, अब इस पूरी थियरी को एक पिक्चर में देखते हैं। हम देखेंगे कि ये सब एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए विजुअली कैसा दिखता है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करता है। ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ को एक्शन में दिखाता है। जरा ध्यान से देखिए, जो डैश्ड लाइंस हैं वो हैं दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, प्रेशर भी एक सीधी लाइन में लीनियरली बढ़ता है, एग्जैक्टली जैसा लॉ ने प्रिडिक्ट किया था। और जो सॉलिड लाइन है वो इन दोनों का टोटल प्रेशर है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, पार्शियल प्रेशर्स एकदम सीधी लाइंस हैं। दूसरी बात, टोटल प्रेशर भी एक सीधी लाइन है, मतलब सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल है
और हाँ, जो कंपोनेंट कम वॉलेटाइल है, टोटल प्रेशर कम से कम उतना तो होगा ही, और जो ज्यादा वॉलेटाइल है, प्रेशर ज्यादा से ज्यादा उतना होगा। ये आइडियल बिहेवियर तभी होता है जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स के लगभग बराबर हो। थ्योरी तो बहुत हो गई, है ना? अब देखते हैं कि केमिस्ट्स इस लॉ को असल दुनिया में कॉन्क्रीट प्रेडिक्शंस करने के लिए यूज कैसे करते हैं। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। अगर हम 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वो डेटा है जो हमें दिया गया है। हमारे पास दोनों केमिकल्स का मास है, उनका मोलार मास है, और 298 केल्विन पर उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होता है ये भी पता है। अब कैलकुलेशन का प्रोसेस देखते हैं। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स निकालेंगे। स्टेप 2, मोल से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3, मोल फ्रैक्शन मिल गया तो राउल्ट्स लॉ लगाकर पार्शियल प्रेशर्स निकालेंगे। एंड स्टेप 4, आखिर में दोनों पार्शियल प्रेशर्स को जोड़कर टोटल प्रेशर पता कर लेंगे। सिंपल। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये रहा हमारा जवाब, 347.9 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। देखा, यही है राउल्ट्स लॉ की असली पावर। सिर्फ कुछ इनिशियल डेटा से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। तो हमने देख लिया कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ कितने परफेक्टली काम करता है। लेकिन यह हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन लिक्विड्स का क्या जो इतने आइडियल नहीं होते, मतलब जो इस नियम को फॉलो नहीं करते? जब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स एक जैसा नहीं होता तब क्या होता है? ये एक अलग कहानी है, जिसके बाद एक ऐसी गुत्थी जिससे शायद हर वो इंसान वाकिफ होगा जिसने कभी हाई प्रूफ अल्कोहल के बारे में सुना हो। सवाल यह है कि आखिर क्यों एथेनॉल और पानी को 100% अलग नहीं किया जा सकता? तो चलिए इस अविभाज्य जोड़ी के पीछे के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि डिस्टिलेशन यानी कि आसवन लिक्विड्स को अलग करने का एक तरीका है। तो फिर एथेनॉल और पानी के साथ ऐसा क्या खास है कि 95% पर आकर गाड़ी रुक जाती है, एक दीवार सी क्यों आ जाती है? चलिए मिलकर इस केमिस्ट्री की दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए ना हमें पहले कुछ बुनियादी नियम समझने होंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए एक एकदम परफेक्ट, एक आदर्श दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लिक्विड्स ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा किताबों में लिखा होता है। केमिस्ट्री में इस परफेक्ट बिहेवियर को एक नियम से जाना जाता है, राउल्ट का नियम। आप इसे सॉल्यूशंस के लिए एक तरह का गोल्डन रूल मान सकते हैं। ये हमें बताता है कि आदर्श हालात में उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। यही हमारी आज की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात यहां यह है कि एक आदर्श विलयन में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। मतलब चाहे एक मॉलिक्यूल ए दूसरे ए से मिले, या बी दूसरे बी से, या फिर ए और बी आपस में मिले, खिंचाव हमेशा एक जैसा ही रहता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई एनर्जी का ऊपर नीचे होना नहीं। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि मॉलिक्यूल्स एक ऐसी भीड़ हैं जो बहुत विनम्र तो हैं, लेकिन एक दूसरे में किसी की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सब बस एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन कोई किसी को न तो खींच रहा है और न ही धकेल रहा है। सब कुछ बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो इस परफेक्ट दुनिया से अब असल दुनिया में वापस आते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर सॉल्यूशंस इन नियमों का इतनी सख्ती से पालन नहीं करते। और जानते हैं, यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होने शुरू होती है। बिल्कुल, यही तो असली सवाल है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद या नापसंद करना शुरू करते हैं, वो राउल्ट के नियम के उस आदर्श रास्ते से भटक जाते हैं। और ये भटकाव 2 अलग-अलग दिशाओं में हो सकता है। यहां हमें 2 बिल्कुल उल्टे बर्ताव देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। वो उस मिश्रण से भागकर भाप बनना चाहते हैं, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव डेविएशन में वो एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं मानो एक दूसरे से चिपक गए हों, जिससे उनका भाप बनना मुश्किल हो जाता है और नतीजा वेपर प्रेशर घट जाता है। ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ये जो बीच में सीधी लाइन है, ये है राउल्ट के नियम वाला आदर्श व्यवहार, और ये जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ कर्व है, ये है पॉजिटिव डेविएशन, यानी मॉलिक्यूल्स भागना चाहते हैं। और ये जो नीचे की तरफ झुका हुआ कर्व है, ये है नेगेटिव डेविएशन, मतलब मॉलिक्यूल्स एक साथ रहना चाहते हैं।
यहाँ कुछ असल दुनिया के उदाहरण हैं, जैसे एथेनॉल और एसीटोन को ही देख लीजिए। एसीटोन क्या करता है, वो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच के मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कमजोर कर देता है, जिससे वो आसानी से भाप बन जाते हैं। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और इसके ठीक उलट क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब मिलते हैं तो एक नया और भी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे उनका भाप बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये हुआ नेगेटिव डेविएशन। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब ये डेविएशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक बहुत ही अजीब चीज होती है। इस घटना को हम कहते हैं एजियोट्रोप। यहाँ जो परिभाषा दी गई है वो सीधे मुद्दे की बात करती है। सोचिए, एक ऐसा जादुई मिक्सचर बन जाए जहां लिक्विड और उसके ठीक ऊपर जो भाप है, दोनों की बनावट यानी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी हो। इसी बात को समझना इस पूरे रहस्य की चाबी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब ये मिक्सचर उबलता है तो वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस की तरह बर्ताव करता है। आप इसे नॉर्मल डिस्टिलेशन से और ज्यादा अलग कर ही नहीं सकते। ये एक तरह से अविभाज्य बन जाता है। तो इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले सॉल्यूशन राउल्ट के नियम से बहुत ज्यादा भटक जाता है। इस वजह से मिक्सचर एक खास कंपोजिशन पर आके एक फिक्स टेम्परेचर पर उबलने लगता है और बस उसी पॉइंट पर लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन एक जैसा हो जाता है, जिससे उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ गए। हमने जो कुछ भी अब तक समझा है, आदर्श नियम, असल दुनिया का भटकाव और ये एजियोट्रोप, ये सब मिलकर अब हमें एथेनॉल वाली पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। ये रहा वो जादुई नंबर 95%। यही वो दीवार है जिससे हम बार बार टकरा रहे थे। और अब हमें पता है कि ये दीवार क्यों है। असल में एथेनॉल और पानी का मिक्सचर राउल्ट के नियम से एक बहुत मजबूत पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो इनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का साथ कुछ खास पसंद नहीं है और इसी वजह से लगभग 95% एथेनॉल और 5% पानी के कॉम्पोजिशन पर ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बना लेते हैं। तो ये है असली वजह। 95% पर आकर एथेनॉल पानी का मिक्सचर एक सिंगल यूनिट बन जाता है। वो एक ही प्योर लिक्विड की तरह उबलता है। और क्योंकि डिस्टिलेशन का तो पूरा खेल ही अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर टिका होता है, ये प्रोसेस यहाँ आकर ठप हो जाता है। आप उस चीज को अलग कैसे करेंगे जो उबल ही एक साथ रही हो? तो बस पहली सुलझ गई। तो जो चीज़ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए एक रुकावट है, वहीं दूसरों के लिए एक बहुत काम का टूल भी हो सकती है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, हमारी दुनिया में और कौन कौन से ऐसे अविभाज्य मिक्सचर हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इस पर केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी अजीब होती हैं। इनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मॉलिक्यूल कितना बड़ा है या किससे बना है। ना, इनको मतलब है तो बस गिनती से। आज हम ऐसे ही नंबर्स की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जिन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कार के इंजन को ठंडा रखने वाला एंटी फ्रीज, दौड़ने के बाद जो स्पोर्ट्स ड्रिंक पीते हैं वो, और बर्फीली सड़कों पर छिड़का जाने वाला नमक। ये तीन एकदम अलग अलग चीजें हैं, राइट? इनमें भला क्या कॉमन हो सकता है? यकीन मानिए, इन सब के पीछे एक ही कमाल का साइंस का सिद्धांत काम करता है। ये सभी कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर टिके हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इनका नियम पता है, बहुत ही सीधा है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने पानी में क्या घोला है, चीनी, नमक या कुछ और। नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने पार्टिकल्स घोले हैं। मतलब ये पूरा का पूरा बस गिनती का खेल है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार घटना से होती है, बिल्कुल एक डोमिनो की तरह जो गिरता है और बाकी सबको गिरा देता है। इसे हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जैम। चलिए कल्पना कीजिए, एक बीकर में साफ पानी है। पानी के मॉलिक्यूल्स आराम से, आजादी से सतह छोड़कर भाप बन रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें चीनी या नमक घोलते हैं ना, तो ये नए पार्टिकल्स सतह पर आकर एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा देते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब बेचारों का भाप बनकर उड़ना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस ट्रैफिक जैम का नतीजा क्या होता है? सिंपल है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी भाप बनने का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अरे भाई, जब कम मॉलिक्यूल्स भाप बन पाएंगे तो प्रेशर भी तो कम ही होगा ना। बस यही है वो पहला और सबसे जरूरी डोमिनो जो अब गिर चुका है। साइंस में इसी कनेक्शन को राउल्ट का नियम कहते हैं
और एकदम आसान भाषा में इसका मतलब पता है क्या है? आप जितने ज़्यादा पार्टिकल्स डालेंगे, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। बस इतना सीधा साधा हिसाब है। और यहीं से एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। ये जो वेपर प्रेशर में छोटी सी कमी आई है ना, ये सॉल्यूशन के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये डायग्राम पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, जो सॉलिड लाइन है वो है साफ पानी की, और जो डैश वाली लाइन है वो है हमारे सॉल्यूशन की। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन वाली लाइन हमेशा पानी वाली लाइन से नीचे है। इसका सीधा सा मतलब है अब सॉल्यूशन को उबालने के लिए ज्यादा गर्मी देनी होगी और उसे जमाने के लिए और भी ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो निचोड़ ये निकला, वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, यानी अब उस सॉल्यूशन को उबालना भी मुश्किल है और जमाना भी। अब ये जो असर है ना, ये हर लिक्विड पर होता है, लेकिन कितना होगा ये उस लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। जैसे पानी, बेंजीन और इथेनॉल, इन सब पर पार्टिकल्स का असर अलग अलग होता है। मतलब सोचिए, अगर हम इन तीनों में बराबर चीनी घोलें ना, तब भी इनके टेम्परेचर में जो बदलाव आएगा वो अलग अलग होगा। चलिए अब एक और मजेदार प्रॉपर्टी देखते हैं जो जरा अलग तरीके से काम करती है। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण, लेकिन इसका एक और बढ़िया नाम हो सकता है डाइल्यूट होने का प्रेशर। इसके लिए ना एक खास तरह की झिल्ली, मतलब एक मेम्ब्रेन की कल्पना कीजिए। ये एक गेट कीपर की तरह है। ये पानी जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो आओ जाओ कहती है, लेकिन चीनी या नमक जैसे बड़े पार्टिकल्स को रोक लेती है, कहती है तुम नहीं जा सकते। तो होता क्या है, जब एक तरफ कम भीड़ वाला सॉल्यूशन हो और दूसरी तरफ ज्यादा भीड़ वाला, तो नेचर को ना बैलेंस पसंद है। वो हमेशा बैलेंस बनाना चाहता है। इसलिए पानी कम भीड़ वाली जगह से ज्यादा भीड़ वाली जगह की तरफ भागता है, ताकि उस भीड़ को कम कर सके, उसे डाइल्यूट कर सके। और पानी की इसी दौड़ की वजह से ज्यादा भीड़ वाली तरफ लिक्विड का लेवल ऊपर उठ जाता है। बस इसी बढ़े हुए लेवल के प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और यहाँ भी कहानी वही है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में भी m आता है, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक बार फिर ये साबित हो गया कि सब कुछ पार्टिकल्स की गिनती पर ही निर्भर करता है, उनकी पहचान पर नहीं। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हमारी दुनिया को असल में कैसे चलाती हैं, और साइंटिस्ट के लिए ये किसी मैजिक टूल से कम क्यों नहीं है। तो याद है हमारी शुरुआती पहेली? अब जवाब बिल्कुल साफ है। कार का एंटी फ्रीज पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गिरा देता है, ताकि सर्दियों में इंजन जैम ना हो। सड़कों पर नमक भी ठीक यही काम करता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ऑस्मोसिस की मदद से हमारी बॉडी सेल्स तक तेजी से पानी पहुंचाते हैं। और अचार में जो नमक डालते हैं ना, वो भी ऑस्मोसिस से ही बैक्टीरिया का सारा पानी खींचकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन इन रोजमर्रा के एग्जाम्पल से भी बढ़कर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को एक सुपर पावर देती हैं। ये उन्हें ऐसी चीजों को नापने की ताकत देती हैं जिन्हें सीधे सीधे देखा भी नहीं जा सकता। सोचिए जरा, किसी साइंटिस्ट को कोई अनजान पाउडर मिलता है। अब कैसे पता चलेगा कि इसका एक मॉलिक्यूल कितना भारी है? बहुत आसान है, बस उसे पानी में घोलिए और एक थर्मोमीटर से चेक कीजिए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे गिरा। उस छोटे से टेम्परेचर के बदलाव से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि पानी में ठीक ठीक कितने पार्टिकल्स हैं। और एक बार गिनती पता चल गई तो उस पाउडर के एक एक मॉलिक्यूल का वजन यानी मोलर मास पता लगाया जा सकता है। ये सच में किसी मॉलिक्यूल को सिर्फ एक थर्मोमीटर से तौलने जैसा है। कमाल है ना? तो हमने बार बार ये समझा कि सब कुछ पार्टिकल्स की गिनती पर डिपेंड करता है। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर हम कोई ऐसी चीज घोलें, जैसे साधारण नमक, जो पानी में जाकर 1 से 2 या 3 अलग-अलग पार्टिकल्स में टूट जाए? तब क्या होगा? ये इन सारे इफेक्ट्स को कैसे बदलेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें केमिस्ट्री की और भी गहरी समझ की ओर ले जाता है। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में चीजें हमेशा वैसी क्यों नहीं होती जैसी किताबों में लिखी होती हैं? आज हम एक ऐसे ही साइंटिफिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसी पहेली जिसने कभी वैज्ञानिकों को भी उलझा दिया था। ये है मोलर मास का रहस्य। लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जो नतीजे हम कागज पर कैलकुलेट करते हैं, असल नतीजे उनसे बिल्कुल अलग आते हैं? ऐसा लगता है मानो मॉलिक्यूल्स अपनी ही मर्जी से काम कर रहे हों, नियमों के हिसाब से नहीं। चलिए आज इसी क्यों की तह तक चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं।
सोचिए, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना? ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण है। मतलब ये ऐसे गुण हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितने कण घुले हुए हैं, इस बात पर नहीं कि वो कण हैं क्या। और इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके मोलर मास पता किया जाता है। और बस यहीं से सारा सस्पेंस शुरू होता है। देखिए, एक होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला से निकालते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जिसे हम एक्सपेरिमेंट से नापते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दोनों मैच नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो उम्मीद से बहुत ज्यादा आ जाती है या बहुत कम, और इसी को हम कहते हैं असामान्य या एबनॉर्मल मोलर मास। तो आखिर इस गड़बड़ी के पीछे है कौन? जब जांच पड़ताल की गई तो दो मुख्य अपराधी सामने आए। पहला संगुणन यानी एसोसिएशन, और दूसरा वियोजन यानी डिसोसिएशन। चलिए इन दोनों मॉलिक्यूलर हरकतों को जरा करीब से समझते हैं। हमारा पहला अपराधी है एसोसिएशन। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। जब इसे कुछ सॉल्वेंट्स में घोला जाता है तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में चिपककर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जिसे डाइमर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सॉल्यूशन में डाले तो दो पार्टिकल थे, लेकिन वो बर्ताव एक की तरह कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स की गिनती उम्मीद से कम हो गई तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स को लगता है कि हर पार्टिकल ज्यादा भारी है, और इसलिए जो मोलर मास हम नापते हैं वो असली मोलर मास से लगभग 2 गुना ज्यादा आता है। अब बात करते हैं दूसरे अपराधी यानी डिसोसिएशन की। ये एसोसिएशन का ठीक उल्टा है। जैसे जब हम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को पानी में घोलते हैं तो उसकी एक यूनिट दो अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाती है, एक पोटेशियम आयन और एक क्लोराइड आयन। और इसका नतीजा? अब सॉल्यूशन में उम्मीद से ज्यादा पार्टिकल्स हो गए हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स इन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को गिनकर ये कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास असलियत से कम है, कभी कभी तो लगभग आधा। तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। मॉलिक्यूल्स या तो जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, और हमारी सारी कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर 1880 के दशक में एक डच केमिस्ट जैकोबस हेनरिकस वैंट हॉफ ने इस पहेली का एक बहुत ही शानदार हल निकाला। उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे कहते हैं वैंट हॉफ फैक्टर, जिसे हम I से दिखाते हैं। ये बस एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूट असल में सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स में टूटता है या जुड़ता है। ये हमारी थ्योरी और असलियत के बीच एक पुल का काम करता है। ये इक्वेशन ही इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी है। वैंट हॉफ फैक्टर I कुछ और नहीं बल्कि नॉर्मल यानी थ्योरेटिकल मोलर मास और एबनॉर्मल यानी एक्सपेरिमेंट से मिले मोलर मास का रेशियो है। ये वही करेक्शन फैक्टर है जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये पावरफुल नया फैक्टर आ गया है तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशंस को कैसे ठीक करता है। और इसका सॉल्यूशन, हैरानी की बात है कि बहुत ही सिंपल है। हमें बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के स्टैंडर्ड इक्वेशंस को I से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इस एक छोटे से बदलाव के साथ हमारी इक्वेशंस उन केसेस में भी एकदम सटीक हो जाती हैं जहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल दुनिया के डेटा से भी मैच करता है? चलिए कुछ असली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ असली डेटा है। पोटेशियम क्लोराइड KCl को देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 आयनों में टूटेगा तो इसका I फैक्टर 2 होना चाहिए, लेकिन असल में नापने पर ये 1.85 आता है, थोड़ा सा कम। इसी तरह K2SO4 के लिए उम्मीद थी 3 की पर मिला 2.32। ये अंतर इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस एक दूसरे को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाते, पर फिर भी ये वैल्यूज थियरी के बहुत करीब हैं। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम सीधे सोर्स मटेरियल से एक उदाहरण लेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये सब असल में कैसे काम करता है और ये कितना यूजफुल है। तो प्रॉब्लम ये है, हम पानी में कुछ मात्रा में फ्लोरोएसिटिक एसिड घोलते हैं और ये देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी गिरावट आई। सवाल ये है कि एसिड का कितना प्रतिशत असल में आयनों में टूट रहा है। हम पूरी कैलकुलेशन की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट के डेटा का इस्तेमाल करके असली ऑब्जर्व्ड I की वैल्यू पता की जाती है, और आखिर में इसी I वैल्यू का इस्तेमाल करके डिसोसिएशन की डिग्री, जिसे अल्फा कहते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं।
और जब सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं तो हमें क्या मिलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.041। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ 4.1% फ्लोरोएसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स ही आयनों में टूट रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंट्स गलत नहीं होते, वो हमें एक ज्यादा गहरी सच्चाई दिखाते हैं। और वैन हॉफ फैक्टर आई वो चाबी है जो हमारे सिंपल मॉडल्स को उस सच्चाई के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। और ये हमें याद दिलाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं, बल्कि पार्टिकल्स के डायनामिक बिहेवियर की कहानी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पानी में नमक घोलने जैसी एक साधारण सी चीज के पीछे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर न जाने और कितने ऐसे अनदेखे मॉलिक्यूलर ड्रामा चल रहे होंगे जो हर पल हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। जब हम विलयन या सॉल्यूशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद लैब की कोई टेस्ट ट्यूब, है ना? पर सच तो ये है कि विलयन हमारे चारों ओर मौजूद हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो ड्रिंक्स हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारी ज्वेलरी में भी। आइए इनके पीछे के इस हैरान कर देने वाले विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, सोडा का एक ठंडा ग्लास और मान लीजिए एक 14 कैरेट सोने की अंगूठी। इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? एक गैस है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। क्या कनेक्शन हो सकता है? यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर इसका जवाब है ये सभी विलयन यानी सॉल्यूशंस हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो सोने की अंगूठी भी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि विज्ञान की भाषा में विलयन का असल मतलब होता क्या है। देखिए, किसी भी विलयन का राज समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर के आइडिया में छिपा है। समांगी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा हो। मतलब अगर आप उसका कोई भी हिस्सा उठाकर टेस्ट करें तो उसकी बनावट और उसके गुण हर जगह एक जैसे ही मिलेंगे। उसमें कोई अलग अलग परतें या टुकड़े दिखाई नहीं देते। और बस यहीं से हमें विलयन की एक बहुत ही सीधी सादी परिभाषा मिल जाती है। एक विलयन कुछ और नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण ही है। तो अगली बार जब कोई विलयन कहे तो दिमाग में बस एक ही बात आनी चाहिए, एकदम परफेक्ट मिक्स। ठीक है, तो हर विलयन में ना दो मुख्य हिस्से होते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो हिस्से क्या हैं। तो ये दो घटक हैं, विलायक यानी सॉल्वेंट और विलय यानी सॉल्यूट। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है मेजबान और मेहमान की तरह सोचना। विलायक यानी सॉल्वेंट वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, समझ लीजिए ये मेजबान है। और विलय यानी सॉल्यूट बाकी सभी हिस्से हैं जो कम मात्रा में होते हैं, वो मेहमान हैं जो मेजबान में आकर घुल जाते हैं। अब देखिए, विलयन तो कई तरह के हो सकते हैं, पर आज चीजों को आसान रखने के लिए हम सिर्फ द्विअंगी विलयनों यानी बाइनरी सॉल्यूशंस पर ही फोकस करेंगे। बाइनरी का मतलब ही है दो, यानी ऐसे विलयन जिनमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक विलायक और एक विलय। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन विलयनों को अलग अलग कैसे करते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है, सब कुछ विलायक यानी सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर टिका होता है। विलायक गैस हो सकता है, तरल हो सकता है या फिर ठोस भी हो सकता है। और इसी आधार पर हमें तीन मुख्य तरह के विलयन मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, गैसीय विलयन। गैसीय विलयों में, जैसा कि नाम से ही साफ है, हमारा मेजबान या विलायक हमेशा एक गैस होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है, हवा, जिसमें नाइट्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन और दूसरी गैसें घुली हुई हैं। पर मजे की बात यह है कि गैस में लिक्विड भी घुल सकता है, जैसे नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, और यहाँ तक कि कोई ठोस भी, जैसे हवा में कपूर की महक फैलना। ओके, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द्रव विलयन। हाँ, तो ये वो कैटेगरी है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ है। यहाँ पर हमारा विलायक एक लिक्विड होता है। सोचिए सोडा या कोल्ड ड्रिंक के बारे में, वो क्या है? पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो है, या फिर पानी में घुला हुआ इथेनॉल। और हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण, पानी में घुला हुआ ग्लूकोज या नमक। ये सभी द्रव विलयन हैं। और अब
अब बारी है आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाली कैटेगरी की। भाग 3, ठोस विलयनों की दुनिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ठोस चीजें भी विलायक या सॉल्वेंट का काम कर सकती हैं। सुनने में भले ये थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। जैसे पैलेडियम धातु हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर घोल लेती है। और अब याद है वो शुरू वाला सवाल, सोने की अंगूठी वाला? असल में जो 14 कैरेट सोना होता है, वो सोने में घुले हुए तांबे का एक सॉलिड सॉल्यूशन ही है। पीतल जैसी सभी मिश्र धातुएं, जिन्हें अलॉयज कहते हैं, असल में एक ठोस में दूसरे ठोस का ही विलयन होती हैं। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर बात क्या निकली? बात यह है कि विलयन या सॉल्यूशंस सचमुच हर जगह हैं। हवा में, जो एक गैसीय विलयन है, हमारी ड्रिंक्स में, जो द्रव विलयन है, और हमारी ज्वेलरी जैसी ठोस चीज़ों में भी, जो ठोस विलयन है। ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। तो अब जब ये मूल बातें पता चल गई हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा विलयन है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है? शायद अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने में और मजा आएगा। एक ऐसा राज जो सोडा की कैन से लेकर गहरे समंदर की गहराइयों तक फैला हुआ है। ये तो हम सबने देखा है ना? जैसे ही कैन खुलती है, वो सिस सिस की जानी पहचानी आवाज आती है और साथ में उठते हैं ढेर सारे बुलबुले। लेकिन अगर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सारा मजा खत्म। ऐसा आखिर होता क्यों है? जी हाँ, इस सब के पीछे का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, घुलनशीलता। अंग्रेजी में कहें तो सॉल्यूबिलिटी। यही वो चाबी है जो हमारे सारे सवालों के ताले खोलने वाली है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये घुलनशीलता होती क्या है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना ही है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज में कितनी ज्यादा घुल सकती है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। एक है विलेय यानी सॉल्यूट, जो चीज घुल रही है, और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, जिसमें घोला जा रहा है। ये तो हम सबने किया है। पानी में चीनी घोलना या नमक घोलना, ये ठोस चीजों की घुलनशीलता का सबसे बढ़िया उदाहरण है और इसे समझना भी काफी आसान है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम ठोस चीजों की तुलना गैसों से करते हैं। यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तापमान का असर इन दोनों पर एकदम उल्टा होता है। जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें ज्यादा चीनी घुलती है। क्यों? क्योंकि गर्मी पानी के अणुओं को ज्यादा एनर्जी देती है, जिससे वो चीनी के कणों को आसानी से तोड़कर अपने अंदर मिला लेते हैं। लेकिन गैसों के साथ मामला बिल्कुल पलट जाता है। जब तरल गर्म होता है तो गैस के कणों को भी ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो तरल से बाहर निकलकर भागना चाहते हैं। इसलिए उनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि गैसों का बर्ताव इतना अलग क्यों है, और हम शुरू में जिस फिज की बात कर रहे थे उसका इससे क्या कनेक्शन है? और यहीं पर खेल में असली हीरो की एंट्री होती है। गैसों की घुलनशीलता के मामले में तापमान से भी कहीं ज्यादा जरूरी चीज है दबाव। जी हाँ, प्रेशर। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक सिद्धांत तक ले आती है जो इस पूरे मामले को समझाता है। इसे कहते हैं हेनरी का नियम या हेनरीज लॉ। ये नियम हमें विलियम हेनरी ने दिया था। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका निचोड़ बहुत आसान है। आप किसी तरल पर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, उतनी ही ज्यादा गैस उसमें घुल जाएगी, बस। और ये तस्वीर इस बात को एकदम साफ कर देती है। सोचिए कि ये जो वजन है, ये गैस पर दबाव डाल रहे हैं। जैसे जैसे हम और वजन डालते हैं, यानी दबाव बढ़ाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा गैस के कण उस तरल में घुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये ग्राफ उसी बात का सबूत है। ये जो सीधी लाइन है वो हमें दिखाती है कि दबाव और घुलनशीलता के बीच एक सीधा रिश्ता है। दबाव दोगुना तो घुली हुई गैस की मात्रा भी दोगुनी। चलिए अब थोड़ा सा गणित देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नंबरों के साथ ये नियम कैसा दिखता है। ये हेनरी के नियम का फॉर्मूला है। यहाँ P का मतलब है दबाव, X है घुली हुई गैस की मात्रा और KH को हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। आप इस KH को हर गैस के लिए घुलने में नखरे करने का स्कोर समझ सकते हैं। हर गैस का ये स्कोर अलग होता है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहाँ अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग तापमान पर KH की वैल्यू दी गई है। नाइट्रोजन को देखिए,
जैसे ही तापमान 293 से बढ़कर 303 केल्विन होता है, KH की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस गैस का KH नंबर जितना बड़ा होगा, वो उतनी ही कम घुलना चाहेगी। मतलब KH ज़्यादा तो घुलनशीलता कम। ये टेबल उसी बात को पक्का करता है जो हमने पहले सीखी थी कि गर्म पानी में गैसें कम घुलती हैं, क्योंकि उनका घुलने में नखरे करने वाला स्कोर यानी KH और भी बढ़ जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए अपने शुरुआती सवालों पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। सोडा कैन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज्यादा दबाव डालकर तरल में खोला जाता है। जैसे ही हम कैन खोलते हैं, वो दबाव अचानक से कम हो जाता है। हेनरी का नियम क्या कहता है? कम दबाव का मतलब है कम घुलनशीलता। बस जो अतिरिक्त CO2 गैस है, वो फौरन बुलबुलों की शक्ल में बाहर निकल जाती है। और यही है वो फिज। ये बहुत अच्छा सवाल है। सोडा कैन और स्कूबा डाइविंग दोनों सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान एक ही है। जब कोई गोताखोर समंदर की गहराई में जाता है, तो पानी का जबरदस्त दबाव उनके टैंक की हवा से ज्यादा नाइट्रोजन को उनके खून में घोल देता है। अगर वो बहुत तेजी से सतह पर वापस आएं, तो दबाव अचानक गिर जाता है। इससे उनके खून में नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोडा में CO2 के बुलबुले बनते हैं। इस बेहद खतरनाक हालत को द बेंड्स कहा जाता है। और इसी विज्ञान की समझ ने इसका हल भी निकाला है। अब गहरे गोताखोर हीलियम मिक्स हवा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम की घुलनशीलता खून में नाइट्रोजन से काफ़ी कम होती है, जिससे द बेंड्स का खतरा कम हो जाता है। तो आखिर में एक ठंडी ड्रिंक का मज़ा और एक जानलेवा खतरा, दोनों के पीछे एक ही ताकतवर सिद्धांत काम कर रहा है, हेनरी का नियम। ये दिखाता है कि विज्ञान के नियम हर जगह कैसे काम करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? अगर दबाव जैसी एक न दिखने वाली ताकत किसी तरल को इस तरह बदल सकती है, तो हमारे चारों और कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते?